कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर से। 11वीं शताब्दी में आज के बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और ये कहा जाता है कि यहाँ उस वक्त हर तीसरे साल काल और हर 8वें साल भयानक अकाल पड़ता था, जिसे पूर्ण अकाल कहा जाता था। और जब इसी क्षेत्र में अकाल पड़ता तो अक्सर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अपने पशुओं को साथ लेकर हरे भरे स्थान पर चले जाया करते थे। अब ये बात है उस साल की जब यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था। उस वक्त जंगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के राजा हुआ करते थे राजा पिंगल, जिनकी एक 1.5 साल की पुत्री थी जिसका नाम था मरवणी, जिसे सभी प्यार से मारू कहकर बुलाया करते थे। अब इस अकाल के चलते पुंगल ठिकाने के राजा पिंगल अपनी पुत्री, पत्नी और पूरे परिवार के साथ साथ अपने पशुओं को लेकर निकल पड़ते हैं मालवा के नरवरगढ़ ठिकाने के राजा नल के पास, जो राजा पिंगल के परम मित्र थे। अब कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात राजा पिंगल पहुंच जाते हैं नरवरगढ़ राजा नल के पास। और जैसे ही राजा पिंगल राजा नल के पास पहुंचे तो राजा नल अपने मित्र को देखकर बेहद ही खुश होते हैं और उन्होंने राजा पिंगल का खूब आदर सम्मान किया, मनोहार की। अब राजा पिंगल भी वहीं पर अपने परिवार के साथ रुकते हैं और इस दौरान दोनों ने काफी समय नरवर में साथ बिताया और मजे मजे में दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन तभी दोस्तों एक दिन राजा पिंगल और राजा नल एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे तो राजा पिंगल का एक दूत राजा पिंगल के पास आता है और उन्हें संदेश देता है कि जंगल प्रदेश में बरसात हो गई है और अकाल का समय खत्म हो गया है। अब आपको यहाँ से विदाई लेनी चाहिए। लेकिन अब जैसे ही ये संदेश राजा नल सुनते हैं तो वो विचलित हो उठते हैं, क्योंकि राजा नल अपने परम मित्र से दूर नहीं होना चाहते थे। अब राजा नल को ऐसा लग रहा था मानो राजा पिंगल अपने राज्य में जाकर उन्हें भूल जाएगा। उन्हें ये चिंता सता रही थी। लेकिन इसी चिंता के बीच राजा नल की नजर पड़ती है राजा पिंगल की 1.5 साल की पुत्री मरवणी यानी कि मारू पर, जो राजा नल के 3 साल के बेटे शाल्य कुमार, जिसे प्यार से ढोला कहते थे, उसके साथ सामने खेल रही थी। और दोस्तों शायद इसी क्षण ने इस पूरी कहानी को इतिहास के पन्नों में संजो दिया। दरअसल जैसे ही राजा नल ढोला और मारू को एक साथ देखता है तो वह तुरंत ही पिंगल को अपनी बेटी मारू का विवाह ढोला के साथ करवाने का प्रस्ताव रख देता है। और ये प्रस्ताव सुनकर राजा पिंगल भी बेहद खुश होते हैं कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। अब इसके बाद 1.5 साल की मारू और 3 साल के ढोला की बालपन में ही शादी रख दी जाती है। और ये कहा जाता है कि ढोला और मारू की शादी इतनी धूमधाम से की गई थी कि उस वक्त कई दिनों तक इनकी शादी का भोज चला था। ये शादी उस वक्त क्षेत्र की सबसे बड़ी शादी बन गई थी। लेकिन ढोला और मारू की कम उम्र होने के कारण ये एक बाल विवाह था, जिस कारण मारू को अपने ससुराल नहीं भेजा गया। अब इसी सोच के साथ राजा पिंगल शादी के पश्चात मारू को अपने साथ जंगल प्रदेश पुंगल ले आता है कि जब ढोला जवान होगा तो वह मारू को जंगल प्रदेश से अपने राजमहल नरवरगढ़ ले जाएगा। और दोस्तों इसी प्रथा को राजस्थान में मुकलावा देना कहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ ही ढोला और मारू जवान हो जाते हैं। और अब मारू को भी पता लग गया था कि मारू की शादी बचपन में नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के साथ हुई है। अब उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मारू ढोला की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसका पति ढोला आएगा और उसे यहाँ से अपने राजमहल नरवर ले जाएगा। अब मारू का ढोला के इंतजार में एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से कट रहा था। लेकिन दोस्तों इधर ढोला बीतते समय के साथ सब कुछ भूल गया था कि उसकी शादी मारू के साथ हुई थी, क्योंकि राजा नल जो इस शादी के साक्षी थे उनका देहांत हो गया था। तो बस यहीं से इस कहानी ने करवट ली। दरअसल अब जंगल प्रदेश में मारू जहां राजा नल के बेटे ढोला का इंतजार कर रही थी, पर वहीं ढोला ने मालवा के दूसरे ठिकाने की राजकुमारी मालवणी से शादी कर ली। और शादी के पश्चात ढोला अपने कामकाज में व्यस्त हो गया और अब ढोला और मालवणी खुशी खुशी से रह रहे थे। लेकिन इस बात से बेखबर मारू अब भी ढोला का इंतजार कर रही थी। उसकी याद में मारू उदास रहने लगी। और तभी एक दिन जब मारू अपने कक्ष में उदास बैठी रो रही थी तो उस पर नजर पड़ती है मारू के पिता राजा पिंगल की। तो मारू का ये हाल देखते ही राजा पिंगल समझ जाते हैं कि अब जल्द ही नरवरगढ़ के राजा ढोला को मारू का मुकलावा ले जाने का संदेश पहुंचाना होगा। और एक दिन राजा पिंगल अपने एक दूत को बुलाता है और उसे एक संदेश देता है कि वह यह संदेश नरवरगढ़ ले जाए और राजा नल के बेटे ढोला को दे आए। और अब उसी वक्त वह दूत राजा पिंगल का संदेश लेकर निकल पड़ता है नरवरगढ़ की ओर। लेकिन वह जैसे ही नरवरगढ़ पहुंचा तो उसे पता चलता है कि राजा ढोला राज्य में नहीं है। तो वह दूत राजा पिंगल का वह संदेश वहीं राजा ढोला के लिए छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों यह संदेश ढोला की पत्नी
मालवनी के हाथ लग जाता है। और जैसे ही मालवनी अपने कक्ष में जाकर वह संदेश पढ़ती है तो यह संदेश पढ़ते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि राजा पिंगल ने ढोला के लिए यह संदेश भिजवाया है कि वह उनकी पुत्री मारू को जल्दी पुंगल से ले जाए। अब मालवनी को ढोला और मारू की बचपन में हुई शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो अब इसी बात से आहत हुई मालवनी एक दूत को बुलाती है, उसे पुंगल की राजकुमारी मारू की खूबसूरती का पता लगाने के लिए भेजती है। अब मालवनी का संदेशा पाकर वह दूत निकल पड़ता है पुंगल की ओर मारू की खूबसूरती का पता लगाने के लिए। और अब दूत पुंगल पहुंच जाता है और जब दूत पुंगल पहुंचा तो उसकी नजर पड़ी मारू पर और मारू को देखते ही रानी मालवनी का वह दूत मारू की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और तुरंत ही नर पर पहुंच जाता है रानी मालवनी के पास। तो अब जैसे ही दूत रानी मालवनी के पास पहुंचा तो रानी मालवनी उससे पूछती है कि बताओ कैसी दिखती है मारू। तो दूत ने जवाब दिया कि उसने आज तक इतनी सुंदर और इतनी चंचल स्वभाव की नारी को कभी नहीं देखा। मारू इतनी विनम्र और खूबसूरत है कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरी महिला गुणों और खूबसूरती में उसकी बराबरी कर सके। अब जैसे ही दूत ने मारू के बारे में ये बखान किया वैसे ही मालवनी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह घबरा जाती है कि अगर मारू यहाँ आ गई तो मालवनी को अपने पति ढोला से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी चिंता और क्रोध के साथ मालवनी अपने सैनिकों को आदेश दे देती है कि पुंगल से आया कोई भी संदेश राजा ढोला तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो मालवनी के सैनिक इसी काम में लग जाते हैं और जब भी पुंगल से मारू संदेश लेकर कोई दूत आता तो मालवनी के सैनिक उसे नरवर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मार डालते। लेकिन इधर पुंगल राजकुमारी मारू अपने ढोला के इंतजार में अपना खाना पीना बंद कर देती है और चिंता के चलते दिन ब दिन कमजोर होने लगती है। उसके चेहरे की चमक खोने लगी। सदैव खुश रहने वाली मारू अब दुखी रहने लगी। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मारू के पिता राजा पिंगल ने एक दूसरी तरकीब लड़ाई। उन्होंने पुंगल के एक चतुर ढोली को अपने दरबार में बुलाया और उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि तुम ही हो जो नरवरगढ़ पहुंचकर यह संदेशा राजा ढोला तक पहुंचा सकते हो। अब वह चतुर ढोली राजकुमारी मारू से मिलकर उससे वादा करता है कि वह उसका संदेश राजा ढोला तक जरूर पहुंचाएगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह कभी भी आपको मुंह नहीं दिखाएगा। मारू अपने हाथों से लिखे दोहे ढोली को दे देती है और अब उस चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और उसे एक भिखारी का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ पुंगल से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ढोली नरवरगढ़ के पास पहुंचा तो वहीं पर रास्ते में ढोली को मालवनी के सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन ढोली ने एक भिखारी का भेष धारण कर रखा था जिस कारण मालवनी के सैनिक उसे एक भिखारी समझकर वहां से जाने देते हैं और इस तरह चतुर ढोली बचते बचाते आखिरकार राजा ढोला के महल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर मारू के लिखे दोहे जिनमें मारू ने ढोला के लिए संदेश लिखा था उन दोहों को वह ढोली उसी महल के बाहर खड़े मल्हार राग में जोर जोर से गाने लगता है। और तभी इन दोहों की मधुर आवाज पड़ती है महल में बैठे राजा ढोला के कानों में और राजा तुरंत ही अपने सैनिक भेजकर इस ढोली को अपने महल में आने का बुलावा भिजवाते हैं और अब उस ढोली को यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तो अब ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी मारू का संदेश ढोला को सुनाया और कहा कि आपकी बचपन में जिस मारू से शादी हुई थी वो राजकुमारी मारू अपने ढोला को पल पल याद करके रो रही है। आप बुरे लोगों की बातों में आकर मारू को अपने दिल से मत निकालिए। अब ढोली ने अपनी मधुर आवाज में मारू की खूबसूरती और विरह में रोती मारू का दुख बड़े ही शानदार तरीके से राजा ढोला के सामने प्रस्तुत किया और अपने गायन से ढोला को अपना अतीत जानने के लिए मजबूर किया। अब ढोला ने जैसे ही ढोली का ये बखान सुना तो तुरंत ही ढोला ने ढोली की इस बात की सच्चाई का पता करवाया। तो पता चला कि ढोली की सारी बात सच है। बचपन में ढोला की शादी मारू के साथ हुई थी और जैसे ये सच्चाई ढोला को पता लगी वैसे ही ढोला के आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। और अब ढोला तुरंत ही पुंगल के राजा पिंगल तक संदेश पहुंचाता है कि ढोला जल्दी अपनी मारू को लेने आ रहा है। और जैसे ये खबर मारू तक पहुंचती है वैसे ही मारू खुशी से झूम उठती है, उसके चेहरे की चमक लौट आती है। लेकिन दोस्तों इधर जैसे ही ढोला मारू को लेने नरवरगढ़ से निकलने वाला होता है वैसे ही ढोला की पत्नी मालवनी ढोला को बहाना बनाकर रोक लेती है। वह नहीं चाहती थी कि मारू नरवरगढ़ आए। अब कुछ वक्त बीतता है और जैसे ही ढोला मारू को लेने के लिए रवाना होता है वैसे ही मालवनी उसे रोक लेती है और हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर ढोला को मालवनी रोक लिया करती थी। लेकिन दोस्तों ढोला मारू को देखने के लिए उससे मिलने के लिए इतना बेताब था कि अब ढोला से रहा नहीं गया और वो मालवनी की बात न मानकर निकल पड़ता है पुंगल अपनी मारू को लेने के लिए। अब कुछ ही समय में ढोला पहुंच जाता है पुंगल
और जैसे ही ढोला पुंगल पहुंचा तो यहाँ पर ढोला की बेहद ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। अब ढोला पुंगल में राजा पिंगल के महल में बैठा इधर उधर नजरें दौड़ाए जा रहा था मारू को देखने के लिए, और तभी उसके सामने आती है पुंगल की राजकुमारी मारू। और जैसे ही राजा ढोला मारू को देखता है वैसे ही राजा ढोला मारू पर अभिभूत हो जाता है। सामने एक बेहद ही खूबसूरत कन्या खड़ी थी जिसकी खूबसूरती और नम्र स्वभाव की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। मारू भी अपने पति ढोला का दीदार पाकर खुश हो जाती है। अब इसके बाद ढोला वहीं पुंगल में कुछ दिन मारू के साथ समय व्यतीत करता है और कुछ दिन बाद वहां से रवाना हो जाता है। तो अब राजा पिंगल भी अपनी बेटी और दामाद को अच्छे से विदा करते हैं और उनके साथ राजा पिंगल उस ढोली को भी साथ भेजता है, जिस कारण मारू का संदेशा राजा ढोला तक पहुंचा था। लेकिन दोस्तों इनकी मुसीबत यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी। दरअसल अब ढोला मारू को साथ लेकर पुंगल के राजा पिंगल से विदा लेकर अपने काफिले के साथ पुंगल से कुछ दूरी पर जाता है। और वैसे ही रास्ते में राजा ढोला का सामना होता है उमरा सुमरा नाम के एक शख्स से, जो ढोला के काफिले को वहीं बीच रास्ते में रोक लेता है। दरअसल दोस्तों ये उमरा मारू को पाना चाहता था और उमरा किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था कि ढोला मारू को अपने साथ लेकर नरवरगढ़ जाए। तो इसी ईर्ष्या के कारण उमरा ने षड्यंत्र रचा कि क्यों न रास्ते में ही राजा ढोला को मार दिया जाए जिससे मारू उमरा की हो जाए। अब अपने षड्यंत्र के चलते उमरा ढोला को रोककर बड़े विनम्र स्वभाव से बात करता है और उसके सामने अमल यानी कि अफीम की मनुहार करता है। अक्सर दोस्तों राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आज भी अमल से इस तरह से मनुहार की जाती है। अब उमरा भी उस वक्त राजा ढोला के सामने अमल यानी कि अफीम की मनुहार करता है, लेकिन दोस्तों इस अफीम में जहर मिला हुआ था। अब ढोला भी इस खबर से अनजान था कि इसमें जहर है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वह ढोली अपनी आवाज में जोर जोर से गाने लगता है और बताता है कि उमरा एक शातिर इंसान है जो ये षड्यंत्र रच के ढोला को मारना चाहता है। अब ये बात पता लगते ही मरुस्थल की बेटी मारू ढोला को अपने ऊंट पर सवार कर लेती है और तेज गति से वहां से ढोला को साथ लेकर नरवरगढ़ मार्ग पर ऊंट दौड़ाती है और अपनी बुद्धि और होशियारी से ढोला को वहां से बचा लेती है। लेकिन अगर मारू वहां से ढोला को न लाती तो शायद ढोला उस वक्त मारा जाता। अब ढोला और मारू नरवरगढ़ राजमहल पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका खूब आदर सत्कार किया जाता है और आखिरकार ढोला की पत्नी मालवणी भी इन दोनों के प्यार के आगे झुक जाती है और खुशी खुशी से मारू को स्वीकार कर लेती है। और अब ढोला भी अपनी दो रानियों के साथ बड़ी ही खुशी से राज करने लगा। तो दोस्तों ये थी आज की प्यार की वो सच्ची कहानी जिनके प्यार के गीत आज भी राजस्थान के गांव या शहरी क्षेत्र में शादियों में गाए जाते हैं। और इनका प्रेम इतना खूबसूरत था कि आज भी जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखाई पड़ता है तो लोग उन्हें प्यार से ढोला मारू कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों आप अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ